नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पर चर्चा की थी पार्ट 1 में। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जाने कि फोटोसिंथेसिस क्या है और पौधे के लिए क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की, कौन सी गैस मुक्त होती है और कई सारे इस तरीके के प्रश्न जो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग ये दूसरे टॉपिक पर अपनी चर्चा करेंगे, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, जो कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद सामान्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन क्या है और वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से घटित होता है, इसके लिए प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं और क्या वाष्पोत्सर्जन का वर्गीकरण है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जो वाष्पोत्सर्जन से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिस तरह से हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे के सभी एरोबिक ग्रीन प्लांट्स से, यानी क्या पौधे के वायवीय हरे भागों से जो गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा था उसके माध्यम से जो भोजन निर्माण हुआ था वो एक प्रक्रिया थी। तो इसी तरह से जो ट्रांसपिरेशन है उसमें भी पौधे के वायवीय भाग ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जब जल की हानि होती है, यानी पौधे के फूल हैं, फल हैं, पत्तियां हैं या तना है, इनमें पाए जाने वाले रंध्रों से और उपचर्म से यानी क्यूटिकल से या वात रंध्रों से लेंटिकल से जब पानी भाप के रूप में बाहर निकलता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। संधि से भी हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्प धन उत्सर्जन, तो क्या हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। तो सरल शब्दों में वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्लियर है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पौधे के एरोबिक पार्ट से भाप के रूप में पानी का निकलना या पानी का उत्सर्जित होना। फिर एक महत्वपूर्ण शब्द है कि पौधे, जैसा कल चर्चा हुई थी, अपनी जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो जड़ के द्वारा पौधे का कुल जितना अवशोषण किया गया है कैपिलरी वाटर का, तो इनमें से लगभग 95% जलहानि, एक महत्वपूर्ण बिंदु, 95% जलहानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है और शेष 5% ही पौधों द्वारा प्रयुक्त होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु, यानी अगर हमसे प्रश्न है कि पौधे अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का कितने प्रतिशत भाग प्रयोग करते हैं, तो उत्तर क्या होगा, 5%। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत कुल अवशोषित पानी का कितना भाग वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, तो उत्तर क्या होगा, 95% यानी 95%। और इसी की जो वायवीय भागों से भाप के रूप में हानि हो रही है उसी हमने नाम क्या दिया, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन हम लोगों को क्लियर है कि भाप के रूप में पौधे से जल की हानि, और ये जल पौधे में आया कहाँ से था, जल के द्वारा, जल को अवशोषित किया गया था जड़ों के द्वारा। और जल अवशोषण आपका एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और अगला बिंदु देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। सीधे सीधे परीक्षा प्रश्न की वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, जैसे कल चर्चा हुई थी प्रकाश संश्लेषण के कितने भाग होते हैं, तो उत्तर आया था प्रकाशिक और अप्रकाशिक। इसी तरह से वाष्पोत्सर्जन कुल 3 प्रकार का होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्र मतलब स्टोमेटा से स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा बिंदु उपत्वची वाष्पोत्सर्जन, यानी इसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर, यानी जो पौधे में त्वचा पाई जाती है, यानी पौधे की छाल है, जैसे पौधे की त्वचा के संदर्भ का अर्थ होगा छाल यानी बार्क, उसमें उसके द्वारा। और थर्ड महत्वपूर्ण है पातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी क्या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जिसे कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन कुल कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वची वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इंग्लिश टर्म में अगर देखते हैं साइंटिफिक संदर्भ के लिए तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकेंड है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और थर्ड है आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फिर एक अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कौन सा होता है, तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यानी रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन लगभग 80 से 90% कुल वाष्पोत्सर्जन का भाग होता है। अर्थात यानी इसका अर्थ क्या होगा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाप के रूप में जल की जो सर्वाधिक हानि होती है वो किसके द्वारा होती है, तो रंध्रों के द्वारा होती है। ये शब्द क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 80 से 90%। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है उपत्वची वाष्पोत्सर्जन, और उपत्वची वाष्पोत्सर्जन यानी पौधे की छाल के द्वारा लगभग कितना होता है, 3 से 9%। ये आपको ध्यान रखना होगा। और पौधे में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला वाष्पोत्सर्जन का प्रकार या वर्ग है तो कौन सा होगा, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसका अर्थ क्या होगा, यानी काष्ठीय तनों में, यानी कुछ काष्ठीय तनों में और कुछ फलों में इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, काष्ठीय तनों में और कुछ फलों में किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन
वातरंध्री बाष्पोत्सर्जन होता है। और उपत्वची ये किससे होता है? ये छाल से होता है। और जो बाष्पोत्सर्जन रंध्री होता है मुख्यतः किससे होता है? पत्तियों से होता है। कल हम लोगों ने जब अपना फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम बनाया था तो आपने जाना था कि पत्ती की निचली सतह पर जो रंध्र पाए जाते हैं उन्हीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी पौधों का गैसीय विनिमय अंग कौन सा है? तो पत्ती है। और पत्ती के द्वारा ही O2 पौधा मुक्त करता है दिन के समय, CO2 ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये पत्ती सहायक है। और किसके द्वारा? अपने रंध्रों के माध्यम से। इसी प्रकार से श्वसन क्रिया में भी सहायक है। रेस्पिरेशन पे आगे चर्चा होगी तो आप जानेंगे कि पौधे में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का आपस में क्या संबंध है। ये चर्चा हम लोग रेस्पिरेशन में करेंगे। तो 3 प्रकार के हम लोगों ने बाष्पोत्सर्जन जाने हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है? रंध्रीय। और एक महत्वपूर्ण शब्द कि रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन पौधे के किस भाग से होता है? तो उत्तर क्या होगा? पत्तियों के द्वारा होता है। छाल से होने वाला बाष्पोत्सर्जन कहलाता है तो उपत्वची बाष्पोत्सर्जन। और काष्ठीय तनों में किस प्रकार का पाया जाता है? तो वातरंध्री या लेंटिक्युल बाष्पोत्सर्जन। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि बाष्पोत्सर्जन क्या है और कितने प्रकार का होता है। अगला इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, यानी बाष्पोत्सर्जन पौधे में कैसे होता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण शब्द है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्रों के द्वारा, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना 80 से 90% बाष्पोत्सर्जन रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? स्टोमेटा की स्टडी है। और चित्र में आपको दिखाया गया है कि रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत एक रंध्र कैसे अपनी गार्ड सेल्स के माध्यम से कंट्रोल करता है पौधे में ट्रांसपिरेशन को। तो ये आपको देखना है। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र प्रायः पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं और अनुकूलन दृष्टिकोण से प्रायः पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। लोअर सरफेस ऑफ लीफ, निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी रंध्रों की अधिकता कहाँ होती है? पत्तियों की निचली सतह पर होती है। और चित्र में हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक रंध्र 2 बड़ी और किडनी शेप यानी कैसी? वृत्ताकार, किडनी शेप यानी वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं को हम लोग रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के संदर्भ में गार्ड सेल का बहुत महत्व है। यानी प्रश्न है कि पत्ती के रंध्र या पौधे में पाए जाने वाले रंध्र किन कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? रक्षक कोशिकाएं। एक रंध्र में रक्षक कोशिकाओं की संख्या होती है 2, 3, 4 या 5। तो उत्तर क्या होगा? 2। यानी रंध्र में कितने गार्ड सेल्स पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। चित्र में आपको 2 गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और रक्षक कोशिकाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रक्षक कोशिकाओं की भीतरी दीवार मोटी होती है। भीतरी दीवार मोटी होती है और इनमें क्लोरोफिल की मात्रा, रक्षक कोशिकाओं में क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण कम। कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यदि पौधे के किसी भाग में क्लोरोफिल या पानी की मात्रा कम होगी तो उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होगी? कम होगी। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि पौधों की रंध्र में, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों में मुख्यतः कितनी रक्षक कोशिकाएं होती हैं? तो उत्तर होगा 2। और रक्षक कोशिका की भीतरी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। और रक्षक कोशिका में जो मुख्य रूप से विशेष बात है कि क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, यानी वहाँ प्रकाश संश्लेषण कम होता है, भोजन का निर्माण कम होता है। और इन्हीं रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल्स के फूलने और सिकुड़ने कह सकते हैं, जिसे आप हम लोग फ्लैसिड कह सकते हैं। यानी फूलने के आधार पर और सिकुड़ने के आधार पर रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। तो जब रक्षक कोशिकाएं, जब अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु, जब रक्षक कोशिकाएं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जब रक्षक कोशिकाएं फूल जाती हैं, यानी रक्षक कोशिका का फूलना, रक्षक कोशिका का फूलना, तो यानी स्थिति क्या बनेगी? रक्षक कोशिकाओं का फूल जाना यानी हो जाएगा रंध्रों का खुलना। यानी जब रक्षक कोशिकाएं फूल जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। और इसी प्रकार रक्षक कोशिकाओं का सिकुड़ना, ठीक अपोजिट, रक्षक कोशिकाओं का सिकुड़ना, तो रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी परीक्षक आपसे पूछ सकता है कि जब गार्ड सेल से रक्षक कोशिकाएं
फूल जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो स्थिति में क्या आएगा, रंध्र कोशिकाओं का, रक्षक कोशिकाओं का फूलना यानी रंध्रों का खुलना, और इनका सिकुड़ना यानी रंध्रों का बंद होना। और एक प्रश्न और है कभी कभी परीक्षा में कि प्रायः रंध्र पत्ती की निचली सतह पर ही क्यों पाए जाते हैं। तो इसका एक सदा हुआ उत्तर है अनुकूलन के लिए। अगर रंध्र ऊपर सतह पर ज़्यादा होते तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत जो पौधा तापमान अपर सरफेस पर अधिक अवशोषित करता, इसलिए जल की हानि अधिक होती है। इसलिए रंध्र प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जाना रक्षक कोशिकाएं संख्या में होती हैं 2, भीतरी दीवार मोटी होती है, बाहरी दीवार इसकी पतली होती है। रक्षक कोशिकाओं के फूल जाने पर रंध्र हमारे बंद खुल जाते हैं और सिकुड़ जाने पर बंद हो जाते हैं। इस संदर्भ में रक्षक कोशिकाओं की क्रियाविधि के माध्यम से रंध्रों के खुलने और बंद होने के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक लॉयड एवं लॉफ्टफील्ड का सिद्धांत है और दूसरा फ्यूजनो एवं लेविट का सिद्धांत है। बस आपको इतना केवल महत्वपूर्ण शब्द एक ध्यान रखना है कि लॉयड और लॉफ्टफील्ड का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार दिन के समय पौधे में स्टार्च, रक्षक कोशिकाओं के अंतर्गत स्टार्च की अधिकता, स्टार्च अधिकता दिन के समय होती है, साथ ही पीएच भी अधिक होती है। पीएच भी क्या होती है, अधिक होती है, यानी दिन के समय पौधे में गार्ड सेल्स के अंतर्गत स्टार्च भी अधिक है और पीएच भी अधिक है। इस कारण स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं, बदल जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लॉयड एवं लॉफ्टफील्ड की अवधारणा क्या है कि दिन में जब पौधे में स्टार्च की अधिकता होती है गार्ड सेल्स के अंतर्गत और स्टार्च के साथ साथ पीएच भी अधिक होती है, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण होने लगता है किसके द्वारा, स्टार्च के द्वारा। और ठीक इस तरीके से एक दूसरी अवधारणा दी गई है फ्यूजनो एवं लेविट के द्वारा। इसे भी हम लोग देखते हैं, इनका भी एक कंसेप्ट है फ्यूजनो और लेविट का, जो मैलिक एसिड से महत्वपूर्ण है। कभी कभी परीक्षा प्रश्न बना है कि रंध्रों के निर्माण, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा अम्ल प्रभावी होता है या कौन सा तत्व प्रभावी होता है, तो पोटेशियम की बात होगी। तो इसमें क्या हो जाता है, मैलिक अम्ल दिन के समय रक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल का विघटन होने लगता है, मैलिक अम्ल विघटन, जिससे पोटेशियम आयन, पोटेशियम, ये सब का बहुत ध्यान रखेंगे, पोटेशियम आयन के कारण रंध्र खुल जाते हैं और रात में ये क्रिया विपरीत हो जाती है, इससे रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, तो उत्तर क्या होगा, पोटेशियम। ध्यान रखेंगे आप इसे, परीक्षाओं में आया वो प्रश्न है। रंध्रों के खुलने का बंद होने को नियंत्रित करता है। जब हम लोग अभी आगे चलकर लघु पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्वों पर चर्चा करेंगे तो पोटेशियम एक महत्वपूर्ण शब्द होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन से कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। इससे परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है जो आपको ध्यान देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, जल, यानी जल की हानि ही वाष्प के रूप में हो रही है। तो सबसे पहले पौधे में क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। जल का अवशोषण किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा, कल ही चर्चा कर चुके हैं। तो जड़ जितना अधिक जल का अवशोषण करेंगे वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होगा। तो पहला महत्वपूर्ण शब्द क्या आएगा प्रभावित करने वाले कारकों में, अवशोषित जल की मात्रा जितनी अधिक होगी वाष्पोत्सर्जन उतना अधिक होगा, अवशोषित जल की मात्रा कम होगी वाष्पोत्सर्जन उतना कम होगा। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द आएगा अवशोषित जल के साथ साथ महत्वपूर्ण शब्द है प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है और घटती है तो वाष्पोत्सर्जन घटता है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है लाल रंग के प्रकाश में। कल हम लोगों ने जाना था कि वाष्पोत्सर्जन तीव्र होता है, लाल रंग प्रकाश, क्यों, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश में रंध्र सबसे अधिक खुले होते हैं, रंग सर्वाधिक खुलते हैं। जबकि कल हम लोगों ने जाना था हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, क्योंकि हरे रंग में रंध्र सबसे कम खुलते हैं, सबसे कम खुलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण कारक है अवशोषित जल की मात्रा, दूसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रकाश की तीव्रता, और प्रकाश की तीव्रता के अंदर लाल रंग के द्वारा रंध्रों का अधिक खुलना प्रकाश के द्वारा और हरे रंग के प्रकाश के द्वारा रंध्रों का कम खुलना। फिर अगला एक महत्वपूर्ण शब्द वायु की गति, वायु की गति बढ़ने पर प्रकाश वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है और वायु की गति घटने पर घट जाता है। वायु की गति के वाष्पोत्सर्जन क्या है, समानुपाती है, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। अगला एक महत्वपूर्ण शब्द है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वायु की गति के साथ साथ
यदि रंग खुले हो, यानी रंग पूर्णता खुले हैं, परंतु सापेक्ष आर्द्रता यदि 100% है तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। यदि रंग पूर्णता खुले हैं परंतु सापेक्ष आर्द्रता 100% है तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ये शब्द आप ध्यान देंगे। एक प्रश्न कई परीक्षा में आया हुआ है कि वायुमंडल की आर्द्रता या नमी बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्या स्थिति है। तो वायुमंडल की नमी बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो आर्द्रता बढ़ने पर, आर्द्रता वृद्धि पर वाष्पोत्सर्जन घटता है। आर्द्रता वृद्धि पर घटता है। और एक महत्वपूर्ण शब्द है महत्व का, अगर हम बात करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन का पौधे के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व हैं। एक तो जल अवशोषण में सहायक है, खनिज अवशोषण में सहायक है और ताप नियंत्रण में सहायक है। जल अवशोषण, खनिज अवशोषण एवं ताप नियंत्रण, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और पौधे में वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसे आवश्यक बुराई माना जाता है। आवश्यक बुराई, यह आपसे प्रश्न है कि किस क्रिया को इनमें से आवश्यक बुराई कहा जाता है, तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। तो ये वाष्पोत्सर्जन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप अच्छे से एक बार देखें और नेक्स्ट टॉपिक में इस पे अंतर्गत और थोड़ा सा चर्चा होगी। आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, रिलेटेड टॉपिक इस तरीके से आपको डेली वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।